नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 10वां बजट पेश किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। विधान चुनाव से पहले ये दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। योगी सरकार ने इस बजट में महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की है। युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा फिर से किया गया है। साथ ही लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 9.12 लाख करोड़ रुपए के बजट में पेश करते हुए दावा किया है कि बजट में निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार बीते साल पेश किए गए 8.08 लाख करोड़ रुपए के बजट की तुलना में इस बार के बजट में 12% बढ़ोतरी हुई है। इस बजट में 43,000 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का ऐलान भी किया गया है। सूबे के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि योगी सरकार का बजट का आकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से बड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2027 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मानवर हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक। वर्ष 25-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा कि बजट में 43,565 करोड़ से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि पूंजीगत व्यय के लिए है। अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। यहीं से रोजगार सृजन भी होता है। ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 10वां बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा। बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य। वहीं चित्रकूट जनपद में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल ने फाइलेरिया की दवा खाकर किया। इस अवसर पर डीपी पाल ने कहा कि फाइलेरिया एक घातक बीमारी है और दवा का सेवन करके ही इससे बचाव संभव है।
उन्होंने सभी जनपद वासियों से आह्वान किया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तरफ से गांव-गांव और घर-घर जाकर दवाइयां दी जा रही हैं। इसका सेवन करके खुद और अपने परिवार को फाइलेरिया से सुरक्षित करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से 10 फरवरी से 28 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी की 680 से अधिक टीमें और 129 सुपरवाइजर 7,80,000 से अधिक लोगों को दवा प्रदान करेंगी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी हम लोग 10 तारीख से लेकर 28 तारीख तक उसका मना रहे हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे जिले के सीडीओ साहब डीपी पाल सर द्वारा किया गया। उनको दवा खिलाकर हमने उसका उद्घाटन करवाया। ये कार्यक्रम हमारे 4 ब्लॉकों में चल रहा है और इसमें 1 साल से लेकर जितने बड़े पॉपुलेशन होगी सबको दवाई खिलाया जा रहा है। एक साथ छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं को, गंभीर रूप से बीमार लोगों को दवा नहीं खिलानी है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग करीब 7,80,000 हमारे टारगेट पॉपुलेशन जिनको दवाई खिलानी है, जिसके लिए करीब 130 टीमें लगी हुई हैं और करीब 140 सुपरवाइजर लगे हुए। ये टीमें आशा आंगनबाड़ी की टीमें हैं जो घर घर जाकर दवाई खिलाएंगे। इनको ट्रेनिंग दे दी गई, बता दिया गया है। इनमें 3 दवाओं का सेवन, एल्बेंडाजोल, आइवोमेक्टिन और डियासिड 3 दवाओं का सेवन कराना है, जो हाइट और वेट के हिसाब से पेशेंट को दी जाएगी और इसको अपने सामने खिलाना है, पेशेंट को दे के नहीं आना है। इस दवा के खाने से हम लोग अपने क्षेत्र की जनता को 100% फाइलेरिया की बीमारी से सेफ रख सकते हो। भविष्य में उनको फाइलेरिया होने की संभावना ना के बराबर होती है। फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी जो हो जाने में हाथी पांव या हाइड्रोसिल जैसी चीजें हो जाती है, जो कि 100% क्यूरेबल भविष्य में नहीं हो पाती। इसलिए इसका बचाव ही इसका इलाज है। हम लोग प्रयास है कि हम लोग जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितना टारगेट है, उसमें 100% लोगों को दवाओं को सेवन करा के चित्रकूट की जनता, सभी जनता को इस बीमारी से भविष्य में बचाया जा सके। उधर कासगंज में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी केंद्र अधीक्षक डॉक्टर आकाश ने उनको बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद रेणु गौड़ ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और सुविधाओं का भ्रमण किया। निरीक्षण में रेणु गौड़ ने ओपीडी और महिला वार्ड में महिला मरीजों से बातचीत कर उपचार और उपलब्ध सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने प्रसूति कक्ष और टीकाकरण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, दवा वितरण की स्थिति जांची और अस्पताल परिसर, शौचालय और पेयजल की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। उधर कुशीनगर में एक तेज रफ्तार काली थार ने सड़क पर तांडव मचा दिया। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर थार चालक ने रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की। भागते समय थार ने सामने से आ रहे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो में सवार महिला ने अपने दुधमुहे बच्चे को गोद में उठाकर कूदकर अपनी और बच्चे की जान बचाई। टक्कर के बाद सड़क किनारे खड़ी एक अन्य कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। थार से बचने के लिए सड़क पर लोग भागते रहे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। थार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उधर महोबा में सृजन दिवस के अवसर पर सूर्य महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। प्राचीन सूर्य मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सूर्य की आराधना की गई और जिलाधिकारी गजल भारद्वाज समेत अन्य आला अधिकारी भी इस महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए उपस्थित रहे। ये महोत्सव जनपद की 31वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को घोषित किया गया था। सूर्य महोत्सव 11 फरवरी से 16 फरवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा। उधर कन्नौज में एक सिरफिरे युवक की मौत हो गई। किसी बात को लेकर युवक ने अपनी बात मनाने के लिए टावर पर चढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वो टावर के नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। ये तो सुबह किसी गुस्से में या किसी कारण से चढ़ गया टावर पे, थोड़ी देर लगभग आधा घंटा बातचीत करता रहा ऊपर ऐसे। इसके बाद वो वहीं पे बैठ गया, इधर टेक लगा ली। इसके बाद ये जब जागा तो वो टावर के किनारे से निकल के नीचे गिरा। कोई प्रेम प्रसंग संग को मामला तो नहीं है ऐसा कोई? अच्छा, कोई भी नहीं। हाँ, पुलिस सूचना दी सर। कैसी हालत है इसकी अभी? अब तो सर वहाँ गिरा था तब था चल रही थी, तो यहाँ CSC ले आए थे, यहाँ खत्म हो गया। ये सर सुबह। उधर पीलीभीत में प्रशासन ने अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए बसाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर के नेतृत्व में विनियमित क्षेत्र की टीम ने माधव टांडा रोड पर अभियान चलाया। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उनके निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। प्रशासन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि शहर के बाहरी इलाकों, विशेषकर माधव टांडा रोड पर मानकों का उल्लंघन कर अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। इस कॉलोनियों के पास विनियमित क्षेत्र से न तो नक्शा पास था और न ही बुनियादी सुविधाओं के लिए आवश्यक अनुमतियां थी। इसमें पिछले कुछ दिनों में ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हमारे जेई जो हमारे भिन्न क्षेत्र के उनके द्वारा भ्रमण किया गया कि कुछ बिना नक्शा पास के लिए कॉलोनी बन रही है
और ये इस समय हम लोग वर्तमान में यहाँ पे चिड़ियाधाम में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ अवैध यहाँ पे निर्माण हो रहे थे, तो उनको यहाँ हटाया जा रहा है। इसके बाद में हम लोग का अगला प्रोग्राम जो बाईपास रोड बनी है उसमें, क्योंकि वो नई बाईपास रोड बनी है और वहाँ का लैंड यूज जो है ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद में परमिशन अलाउड है वहाँ पे। तो कुछ अभी हम लोग जेई ने मौके पे हमारे भ्रमण किया था। हम लोगों ने करीब 16 का जो वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे थे उनको नोटिस दिए हैं, उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है। उसके बाद में फिर हमारा मेन फोकस है बाईपास रोड पे जो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटवाना और उसमें पिछले कुछ दिनों में ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हमारे जेई जो हमारे भिन्न क्षेत्र के उनके द्वारा भ्रमण किया गया कि कुछ बिना नक्शा पास के लिए कॉलोनी बन रही है। और ये इस समय हम लोग वर्तमान में यहाँ पे चिड़ियाधाम में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ अवैध यहाँ पे निर्माण हो रहे थे, तो उनको यहाँ हटाया जा रहा है। इसके बाद में हम लोग का अगला प्रोग्राम जो बाईपास रोड बनी है उसमें, क्योंकि वो नई बाईपास रोड बनी है और वहाँ का लैंड यूज जो है ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद में परमिशन अलाउड है वहाँ पे। तो कुछ अभी हम लोग जेई ने मौके पे हमारे भ्रमण किया था। हम लोगों ने करीब 16 का जो वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे थे उनको नोटिस दिए हैं, उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है। उसके बाद में फिर हमारा मेन फोकस है बाईपास रोड पे जो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटवाना और उधर पीलीभीत में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 2 मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दुबई में ठगी का प्रशिक्षण लिया और भारत में अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे। ये गिरोह फर्जी गेमिंग ऐप के माध्यम से लोगों को ठगते थे। थाना अध्यक्ष जयशंकर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और एनसीआरपी पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की। गिरोह के मुख्य संचालक हर्षित उर्फ तनिष को भोपाल से और दूसरे मास्टरमाइंड आशुतोष कुमार उर्फ आशु को दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि गिरोह के कुछ सदस्य पहले ही पीलीभीत और उत्तराखंड के रुद्रपुर से पकड़े जा चुके हैं, जबकि ये दोनों मुख्य सरगना लंबे समय से फरार थे। आज दिनांक 10 फरवरी 2026 को जनपद पीलीभीत में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना घुंगचई पर जो दिनांक 5/12 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जिसमें पहले से हमने 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए थे, उसी क्रम में उसी गैंग के सरगना 2 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जिसका नाम आशुतोष मिश्रा है, जिसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, एवं दूसरा व्यक्ति जिसका नाम हर्षित है, इसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि पहले भी खुलासा किया गया था कि इन लोगों के द्वारा संगठित रूप से गिरोह चलाकर भोले वाले लोगों को ऑनलाइन गेमिंग खिलाई जाती है। पहले उनको कुछ पैसा जितवा दिया जाता था एवं उसके बाद उनका पूरा अकाउंट खाली कर दिया जाता था। अभी तक की विवेचना से यह सामने आया है कि अभी तक इस वेबसाइट फेयर प्ले के थ्रू ये 5 करोड़ 54 लाख रुपए का स्कैम कर चुके हैं और इससे भी कहीं बड़ी मात्रा का स्कैम ये लोग निरंतर करते आ रहे हैं और इनके पास से बहुत सारी रिकवरी हमें हुई है। आज उधर पीलीभीत में एक महिला पर टाइगर का हमला हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला घर से लगभग 50 से 60 मीटर दूर शौच के लिए गई हुई थी। जंगल से आए टाइगर ने महिला पर हमला कर दिया। देर शाम तक महिला नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह जंगल क्षेत्र में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। यह घटना टाइगर रिजर्व के टाइगर जोन क्षेत्र में हुई। पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला है जहां पर महिला की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। वन विभाग और पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि टाइगर ने महिला पर हमला किया था और देर शाम जब महिला शौच के लिए घर से निकली तो उसके बाद घर नहीं लौटी, जिसके बाद ग्रामीणों ने महिला की तलाश शुरू की और बताया जा रहा है कि महिला का शव बरामद होने के बाद पुलिस को, वन विभाग की टीम को इस संदर्भ में जानकारी दी गई और अब वन विभाग और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर पीलीभीत में गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों की सेहत सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है। सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार के निर्देश पर जिले के सभी 7 ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन कॉल सेंटरों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं से सीधे संपर्क किया जाएगा और उनके खान-पान, दवा सेवन और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ अभी तक अधिकतर महिलाएं नहीं ले पा रही हैं। ये नई पहल गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी और लाभदायक होगी, जिससे उन्हें सही और ज़रूरी सलाह मिल सकेगी। कॉल सेंटरों के जरिए गर्भवती महिला या उसका कोई महिला परिजन सीधे कॉल करके किसी भी समस्या के बारे में मार्गदर्शन ले सकती है। उधर संबल के श्री कल्की धाम के निकट पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले इस भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। 14 अक्टूबर को प्रशासन ने बनी अवैध मस्जिद को गिराकर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया था।
अब विधि विधान के अनुसार भूमि पर चौकी का निर्माण के लिए पूजन किया गया। पुलिस चौकी थाना एचौंडा के कंबो गांव स्थित ग्राम समाज की भूमि में लगभग 500 गज क्षेत्र में बनाई जाएगी। इस अवसर पर सीओ असमोली कुलदीप कुमार, बीजेपी जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू और प्रधानपति लवकुश शर्मा मौजूद रहे। वहीं संभल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धमकी भरे कमेंट का मामला सामने आया है। कल की धाम संभल नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री गौरव प्रताप की एक वीडियो पोस्ट की गई थी। इस पोस्ट पर शारिक रहीम तुर्क नामक व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम आईडी शारिक रहीम 313 से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बीच चौराहे पर गर्दन काटने और जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा सलमान घोषी नामक व्यक्ति ने अली चिराग 676 आईडी से धमकी भरे कमेंट किए। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और इसे अत्यंत संवेदनशील और गंभीर बताया जा रहा है। कस्बा नरौली निवासी नितिन शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दे दी है। जानकारी हुई थी कि यहाँ 4 फरवरी को एक जिहादी है सारिक नाम का, उसने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कमेंट लिखे और वो काफ़ी आपत्तिजनक थे। हमारे यहाँ पूर्णकालिक हैं गौरव प्रताप जी, उनका नाम लिख कर के उन्होंने कहा कि गौरव भैया जो आपके हैं उनका हम सर कलम करेंगे, चौराहे पे उनको नंगा करेंगे। ऐसा ये जिहादी बोलते रहते हैं। बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अगर इनके पास ताकत होती तो हमारे सामने आके दिखाएं। अभी जानकारी हुई है उसने संभल ही नहीं, प्रदेश भी छोड़ दिया है। जब से हमें पता चला है तो हम यहाँ संभल में आए थे गौरव जी के पास में। प्रशासन के लोगों से भी बात हुई, पूर्ण विश्वास है प्रशासन तो जो करेगा करेगा ही। पर मैं तो चेतावनी देता हूँ बजरंग दल की तरफ से इस सारिक जैसे जिहादी को कि अगर तुझ में हिम्मत है तो वो संभल ही आकर के दिखा दे। वहीं हरदोई शाहजहांपुर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। बस ने आगे चल रहे डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई और बस में सवार 11 बाराती घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि घायलों की स्थिति सामान्य है और सभी का इलाज जारी है। बारात के लिए खुशी का दिन अचानक गम में बदल गया और हर कोई जिला अस्पताल की तरफ भाग खड़ा हुआ। दिनांक 10 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम अटवा के पास एक बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें कुल 6 लोग को सामान्य चोटें आई हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल एम्बुलेंस जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी की स्थिति सामान्य है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यहाँ पे 11 लोग आए हैं। ये कहीं शादी में जा रहे थे, बस से लोडर के साथ एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज्यादा चिंताजनक वाली बात नहीं है। सभी का इलाज किया जा रहा है। बाकी एक सर में चोट है और चेस्ट इंजरी है, उनके लिए एक्सरे के लिए भेज दिया गया, सीटी करवा रहे हैं। बाकी सारों का इलाज चल रहा है सभी पेशेंट का। जी सर, एक ग्राम आलमपुर से बारात आई थी, ग्राम आलमपुर पोस्ट अरवल से। जी सर, बारात ये हरदोई से आगे जा रही थी। गांव का नाम बहरा करके, कुछ कंफर्म नहीं है सर। ये हरदोई से समथिंग 10-12 किलोमीटर आगे बस ने एक डंपर टाइप का था, उसमें हिट किया है बस वाले ने। जी, ये तो नहीं बता सकते सर नशे की हालत में था कि नहीं था, हम दूसरी गाड़ी में थे। जी सर, लेकिन समथिंग इसमें 10 से 12 या 15 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग हम अपनी प्राइवेट गाड़ी से लेके आए हैं, कुछ लोग एम्बुलेंस से आए हैं। वो सर दोनों मौके से फरार हो गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।